Very good evening, friends. Today we have the privilege of having with us CA Bijender Goyal ji. He will be deliberating in detail on Section 29A. Section 29A is quite complicated and it requires detailed deliberation. There will be another session on Section 29A by CA Kamal Garg ji, particularly on case studies related to Section 29A. Tomorrow, Yogesh Chatwani ji, who is our member, he will be taking case study on partnership form. He has developed a beautiful case study and tomorrow he will be deliberating on it. So with this, over to Bijender Goyal ji. It's all yours now, Section 29. Thank you, Gupta ji. Thank you very much for giving me opportunity to speak here. And good evening, friends. सेक्शन 29 है, जैसे वो मैं पीछे बेसिकली ग्रुप में देख रहा था कि हम लोग काफी डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर, तो मुझे लगा कि हम लोग काफी लोगों की इसमें क्वेरी है 29 को लेकर के, क्योंकि ये सेक्शन है काफी ट्रिकी, बहुत लंबा सेक्शन है, काफी ट्रिकी है। और पहले हम आगे से पढ़ना शुरू करेंगे तो लास्ट की भी बात करना स्टार्ट कर देगा, फिर पीछे पढ़ेंगे तो आगे की बात करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे इसको क्लॉज बाय क्लॉज समझें, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व this to explain this section, और होपफुली कि जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हम लोगों को इसमें समझ में आ जाना चाहिए। और इसके ऊपर मेरी छोटी सी लास्ट में केस स्टडी भी बनाई है। इसके बाद में तो हम पहले 29 को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद में उसकी छोटी सी केस स्टडी करेंगे, सो दैट कि हमारा रिवीजन इसके ऊपर हो जाएगा, राइट। तो मैं एक वर्ड फाइल मैंने जो है मेरे उसमें, उसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। सर ये मेरी फाइल दिखा रही है आपको, सेक्शन जो मैंने इसमें खोला हुआ है स्क्रीन पे। आपका म्यूट है गुप्ता जी। हाँ, नजर आ रही, सब नजर आ रही। हाँ जी, थैंक यू सर। सर जब जो डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 29 है, बेसिकली 2018 में इसका पार्लियामेंट में पास हुआ था सेक्शन जो है ये। उससे पहले इसको हम ऑर्डिनेंस के थ्रू, मतलब 2017 के अंदर ऑर्डिनेंस के थ्रू सेक्शन को लाया गया था। एक केस हुआ था हमारा सिनर्जी का, जिसमें कि एडवांटेजेस, क्योंकि जब स्टार्टिंग में 2016 में हमारा एक्ट आया तो उस समय पे 29 सेक्शन नहीं था। 29 सेक्शन नहीं था तो बेसिकली क्या था कि कोई भी बंदा जो जिम्मेदार थे इस किसी भी कंपनी को CIRP तक ले जाने के लिए, वो बंदे भी एलिजिबल थे कि वो जाकर के फिर से मतलब इस कंपनी में अपना प्लान सबमिट करें और इस कंपनी को वापस ले लें। मतलब एक अच्छा खासा हैंडसम हेयर कट करने के बाद में उस कंपनी को टेक ओवर कर सकते थे। तो जब एक ये सिनर्जी वाला केस हुआ, उसके बाद में गवर्नमेंट को लगा कि नहीं ये कुछ लॉ में कुछ चूक रह गई है, तो उन्होंने इमीडिएट इस सेक्शन को वो लेके आए 29A को। बाद में इसको पार्लियामेंट में पास कराया था और उसकी आई थिंक जुलाई 2018 में इसको प्रेसिडेंट असेंबली थी, और ये 6 जून 2018 से एक्टिव मतलब ये सेक्शन में एक्ट में आया है। उससे पहले थ्रू ऑर्डिनेंस था, नवंबर 2017 में थ्रू ऑर्डिनेंस ये सेक्शन आ गया था, बट उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट के बाद में 6 जून 2018 से हमारा इस एक्ट के अंदर आया है। तो 29 बेसिकली क्या है, ये एक नेगेटिव सेक्शन है जो हमें ये बताता है कि कौन बंदे एलिजिबल नहीं होंगे रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए। सो इट्स अ नेगेटिव सेक्शन। जैसे हमारा स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू सबमिट ए रेजोल्यूशन प्लान इफ सच पर्सन मतलब जो बंदा प्लान सबमिट कर रहा है वो बंदा, या और एनी अदर पर्सन एक्टिंग और जॉइंटली इन कंसर्ट विद सच पर्सन। यानी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बंदा है ए जो अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर रहा है, अगर वो किसी और के साथ मिलके, किसी बी के साथ मिलके प्लान सबमिट कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि बंदा जो ए है क्या वो इस सेक्शन के अंदर एलिजिबल है या इनएलिजिबल है। अगर मान लो वो एलिजिबल है तो जो दूसरा बंदा बी जो उसके साथ में है क्या वो इनएलिजिबल है। अगर दोनों में से एक भी बंदा इनएलिजिबल हुआ, ए या बी, मतलब जो खुद एप्लीकेशन फाइल कर रहा है या जो उसका जॉइंटली फाइल कर रहा है, अगर दोनों में से एक भी इनएलिजिबल है तो वो सेक्शन 29 के अंदर एप्लीकेशन मतलब अपना रजिस्ट्रेशन प्लान सबमिट नहीं कर सकता। सो इसमें कुछ कंडीशन लगाई, इसने बताया भी कौन नहीं कर सकता। जैसे सबसे पहले कहा कि एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो हम सब लोग जानते हैं कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कौन होता है। तो एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट इसमें सेक्शन में अगर कोई बंदा है जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो इसमें रजिस्ट्रेशन प्लान सबमिट नहीं कर सकता। बी, ये विलफुल डिफॉल्टर।
विलफुल डिफॉल्टर जो मतलब बेसिकली क्या है कि कोई बंदा अगर एनपीए हो जाता है यार, तो बाद में आरबीआई कुछ लोगों को एज ए विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देती है, लाइक जैसे विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया। अगर इस तरह का कोई बंदे हैं तो वो लोग इसके अंदर एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। नंबर 3 आता है जी 29 का जो सी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो कहता है एट दी टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। इस सेक्शन को ब्रेक कर करके पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर कई सारे पॉइंट एक ही पैरा के अंदर डाल रखे हैं। पहला है कि एट दी टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो कई बार केस स्टडी में हमारा इस तरह का भी आ जाता है कि भाई वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब देखनी है कंडीशन हमें। तो ये वाली कंडीशन देखनी है जिस दिन हम लोग अपना प्लान सबमिट कर रहे हैं, राइट। मतलब सीआईबी कभी भी स्टार्ट हुई हो, ईओआई कभी भी गए हो, लेकिन हम जिस दिन प्लान सबमिट कर रहे हैं उस दिन हमें देखना है जो भी कंडीशन हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। At the time of submission of the resolution plan has an account or an account of a corporate debtor under the management or control of such person or of whom such person is a promoter classified as non-performing assets. मीनिंग thereby ये बात करता है कि कोई बंदा जो प्लान सबमिट कर रहा है उसकी बात कर रहा है, साथ में उसके बाद 2-3 लोग उसने और जोड़ दिए हैं। मान लो एक कंपनी है, जो किसी कंपनी की बात कर रहा है, कंपनी है एबीसी, उस कंपनी का प्रमोटर है ए, तो ये एक ही बात कर रहा था साथ में। उस कंपनी का मैनेजमेंट में बंदे, जो उसके मैनेजमेंट में जो बंदे रहे होंगे, जो भी डायरेक्टर रहे होंगे, उनकी भी बात कर रहा है। और अगर उस कंपनी का कंट्रोल किसी के पास में है तो उसकी भी बात कर रहा है। खाली मतलब जो बंदा एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, रेजोल्यूशन प्लान जो फाइल कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा, उसके साथ में और लोगों को भी जोड़ रहा है। इसको भी एक्सपेंड कर रहा है इस सेक्शन को, कि एक तो जो बंदा रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर रहा है वो, प्लस उसका उस कॉर्पोरेट का जो कॉर्पोरेट डायरेक्टर का कोई प्रमोटर, मैनेजमेंट में जो बंदे थे वो, और कोई अगर उसको कंट्रोल करता है तो वो। उन सबके लिए कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या है? क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया issued under the Banking Regulation Act 1949 or the guidelines of a financial sector regulator issued under any other law for timing in force. मतलब कह रहा है कि अगर उनका अकाउंट एनपीए है, कब एनपीए है? At least a period of 1 year has elapsed from the date of such classification till the commencement of the CIRP. तो इसमें दो चीज आ गई सर। एक तो हमें देख रहे हैं कि जिस डेट को हम रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर रहे हैं अपना, तो आप जिस डेट को सबमिट कर रहे हैं वो डेट देखनी है। वो डेट हम किस लिए देखेंगे कि उस डेट को हम लोग क्या एनपीए हैं। अगर उससे पहले हम लोग एनपीए से क्लियर हो गए, कभी भी एनपीए रहे हो, लेकिन हम प्लान सबमिट करने से पहले अगर हम लोगों ने एनपीए से बाहर आ गए तो कंडीशन खत्म हो गई। स्टार्टिंग जो लाइन है, एट द टाइम ऑफ सबमिशन। दूसरा ये देख रहा है कि हम एनपीए हुए कब। तो एनपीए के लिए कह रहा है कि भाई जिस दिन सीआईआरपी स्टार्ट हुई है उस दिन अगर आपको एनपीए हुए 1 साल हो गया है, 1 ईयर हो गया है, तो आप इस कंडीशन के अंदर फॉलो कर जाओगे, राइट। मतलब अगर हमारी सीआईआरपी स्टार्ट हुई 1 जनवरी 2019 को, और हमारा अगर एनपीए 1 जनवरी 18 को हो गया था, 1 साल पहले, तो हम लोग फिर इसके अंदर फॉल कर गए। और हम 1 जनवरी 2019 को हमारी सीआईआरपी स्टार्ट हुई, हमारा 15 जनवरी 2018 को हमारा एनपीए हुआ था, तो भले ही वो एट द टाइम ऑफ सबमिशन रेजोल्यूशन प्लान 1 साल हो गया है, हमें वहां नहीं देखना। हमें देखना है किस डेट को, जिस डेट को कि हम लोग अपना जिस डेट को सीआईआरपी स्टार्ट हो रही है उस डेट को 1 साल हुआ कि नहीं हुआ, राइट सर। तो इसमें 3 कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन की कब देखना है एनपीए, एनपीए देखना है कि सीआरपी वाली डेट को 1 साल पूरा हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा, कौन लोग, वो लोग जो सबमिट कर रहे हैं वो, प्लस प्रमोटर प्लस मैनेजमेंट इन कंट्रोल, उन लोगों के लिए देखना है। और एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, राइट। तो इसका मतलब ये निकल के आता है भाई, अगर वो जिस दिन सीआरपी स्टार्ट हुई उस दिन वो बंदा अगर एनपीए था, बट उसने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने से पहले वो एनपीए से बाहर आ गया, उसने पैसे जमा कर दिया, तो ही एलिजिबल। मतलब दोनों में से दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी वो बंदा एलिजिबल नहीं है, और दोनों में से एक ही फुलफिल नहीं हो रही तो एलिजिबल है, राइट सर। गुप्ता जी आवाज आ रही है ना मेरी में? बब्बर जी सही चल रही है सर आप। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। लेकिन रुकिए, उसने इसमें कुछ आगे कुछ क्लॉज डाल दिए। मतलब कि ये तो उसने बताया कि भाई आपका ये बंदा नहीं कर सकते, फिर इसमें कुछ प्रोविजन डाले हैं। प्रोवाइडेड दैट द पर्सन शैल बी एलिजिबल टू सबमिट ए रेजोल्यूशन प्लान इफ सच पर्सन मेक्स पेमेंट of all overdue amounts with interest thereon and charges relating to NPA account before submission of resolution plan। वही जो मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर जिस सीआई वाली डेट को बंदा एनपीए था, ठीक है जी, हमने मान लिया एनपीए था, लेकिन हम देख रहे हैं किस डेट को, जिस डेट को रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर रहे हैं, अगर उस डेट तक उसने अपना एनपीए से बंदा बाहर आ गया, उसने पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट पे कर दिया और वैसे बाहर आ गया, तो ही एलिजिबल।
सर जब ये सेक्शन लेके आए थे तो इसमें जो पार्लियामेंट में बहस हुई थी उसको मैंने पढ़ा था, तो पार्लियामेंट में इसमें काफी लंबी चौड़ी बहस चली थी इसके ऊपर, और इसमें कुछ लोगों ने कहा था भाई ऐसा गलत है, आप ऐसे कर रहे हो, लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो इसके लिए। तो जेटली जी ने बड़ा उसमें पार्लियामेंट में जो बोला था उन्होंने स्पेशल कहा था भाई ऐसा बंदा जो ऑलरेडी खुद तो एनपीए बैठा हुआ है, खुद अपने नाम तो क्लियर कर नहीं रहा है, और उसको हम अलाउड कर दे कि जाकर के आप कंपनी को टेक ओवर कर लो, आप कंपनी का वहां पे जाकर के प्लान सबमिट कर दो, उस कंपनी को आप ले लो। तो ऐसा 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 कैसे पॉसिबल है? और जो ये कंडीशन लगाई थी भाई आप क्लियर करके आ सकते हो, तो उन्होंने कहा भाई ये कोई जो एक्ट है, अगर कुछ लोग इसमें अपना इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, प्लान सबमिट करना चाहते हैं, तो आप इसको अपना पे कीजिए और आ जाइए। तो इससे क्या होगा कि कुछ लोग जो एनपीए में थे वो अपना एनपीए क्लियर कर लेंगे, तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू, इससे बैंकों को पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए इसमें एक इफेक्ट डाला गया था। आगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सर क्लॉज यहाँ शैल पर अप्लाई। क्वेश्चन आ रहा है एक, हाँ जी, हाँ जी, गुप्ता जी क्या है, प्लीज एक्सप्लेन हूँ सीडी हेयर, हाँ जी सर। प्लीज एक्सप्लेन हूँ सीडी हेयर, सीडी कौन होम है यहाँ सीडी, पे? ओके ओके, मैं आता हूँ सर। वो फ्रंट पे सर, हाँ नहीं, वही है। सर सीडी से मतलब यहाँ पे है कि कोई एक कंपनी है जो कंपनी इन एलिजिबल है, मतलब कोई भी कॉर्पोरेट एसएससी, कोई भी कंपनी, जो कंपनी है, फर्म है, वट जो भी है, अगर वो उसका अकाउंट 1 साल ज्यादा एनपीए हो गया, जो मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट डेटर प्रोड्यूस किया है, कॉर्पोरेट डेटर कोई फर्म हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है जो कि प्लान लगाना चाह रही है, इंडिविजुअल तो खुद इंडिविजुअल देखेंगे कि इंडिविजुअल जो बंदा अगर इंडिविजुअली प्लान लेना मतलब सबमिट करना चाहता है, फिर तो उसकी कंडीशन अकेले देखी जाएगी या जॉइंटली देखी जाएगी। लेकिन अगर वो फर्म है, कोई कंपनी है, बेसिकली ये कंपनी की बात कर रहा है कॉर्पोरेट डेटर, कि अगर कोई कंपनी है और उसका अकाउंट एनपीए हो गया है और वो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करना चाहती है, लाइक अगर एबीसी कंपनी सीआईआरपी के अंदर है और एक्सवाईजेड कंपनी उसका सबमिट करना चाहती है प्लान, तो हम देख रहे हैं कि एक्सवाईजेड जो कंपनी है, क्या उसका अकाउंट एनपीए था, और उसके अंदर एक्सवाईजेड के साथ में क्या क्या देखेंगे, द पर्सन हु इज द प्रमोटर, जो एक्सवाईजेड के प्रमोटर हैं, क्या वो मतलब वो सबमिट कर रहे हैं प्लान। द पर्सन हु इज द मैनेजमेंट, जो एक्सवाईजेड के जो मैनेजमेंट में बंदे थे वो सबमिट कर रहे हैं, क्या जो एक्सवाईजेड का कंट्रोल करते हैं वो सबमिट कर रहे हैं। तो सीडी से मतलब यहाँ वो नहीं है जिसकी सीआईआरपी चल रही है, हाँ जी सीडी से मतलब यहाँ पे ऑल जिसकी सीआईआरपी चल रही है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, या कोई और भी कॉर्पोरेट डेटर और भी कॉर्पोरेट बंदा, कॉर्पोरेट कंपनी जो प्लान यहाँ पे सबमिट करना चाहती है। सर, इसको एज ए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट माने है ना? हाँ जी, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटर प्रोड्यूस किया है कॉर्पोरेट हाँ डेटर जी, सेक्शन के अंदर, तो इसलिए कॉर्पोरेट डेटर लिखा है। ठीक, थैंक यू। इसमें एक दूसरा प्रोविजो मतलब प्रोविजो का मतलब जो सेक्शन सी में डाला गया, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, तो प्रोविजो में उन्होंने रिलैक्सेशन दी कि कौन कर सकता है। तो पहला प्रोविजो था कि वो कर सकता है जो वापस जिसने जो एनपीए से बाहर हो गया। सेकंड प्रोविजो में इसने कहा कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वेयर सच एप्लीकेंट इज ए फाइनेंशियल एंटिटी एंड इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी टू द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब जो भी फाइनेंशियल एंटिटी है, फाइनेंशियल एंटिटी डेफिनेशन से रखी है, कोई बैंक है, शेड्यूल बैंक है, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, अगर कोई ऐसा कोई बंदा है उसका खुद का अकाउंट एनपीओ पड़ा है, तो उसको यहाँ पे इन्होंने मतलब रिलैक्सेशन दिया है कि उसके लिए ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो बंदा प्लान सबमिट कर सकता है उसके लिए। लेकिन कंडीशन क्या लगाई उसने कहा कि वो कॉर्पोरेट डेटर का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, जो जिसकी शेयर में चल रही है उसका रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर उसका रिलेटेड है तो नहीं कर सकता। कोई भी फाइनेंशियल एंटिटी जो कॉर्पोरेट डेटर के रिलेटेड नहीं है, तो वो फाइनेंशियल प्लान सबमिट अपना रजिस्ट्रेशन प्लान सबमिट कर सकती है। और उसने लेकिन आगे एक्सप्लेन किया भाई जो यहाँ कंडीशन लगाई कि वो रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, तो रिलेटेड पार्टी को उसने एक्सप्लेन किया आगे जाके कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोविजन द एक्सप्रेशन रिलेटेड पार्टी शैल नॉट इंक्लूड ए फाइनेंशियल एंटिटी regulated by a financial sector regulator if it is a financial creditor of the corporate debtor and is a related party of a corporate debtor solely on account of conversion of substitution of debt into equity share or instruments convertible into equity share or completion of such transaction as may be prescribed prior to the insolvency commencement date। मीनिंग देर है कि अगर मान लो जैसे आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक ने उस कॉर्पोरेट डेटर को लोन दे रखा था 200 करोड़ रुपए का। अब बाद में उनका वो सेटलमेंट हुआ, उसने कहा जी भाई आप 200 करोड़ में से 100 करोड़ रुपए के शेयर ले लो हमसे आप, तो 100 करोड़ रुपए उसने शेयर ले लिया वहां पर। तो 100 करोड़ रुपए के शेयर लेने की वजह से उसमें रिलेटेड पार्टी हो गया। तो उन्होंने कहा भाई अगर वो इस वजह से रिलेटेड पार्टी हुआ है इसके अंदर, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा और वो बंदा एलिजिबल होगा। अगर किसी और वजह से रिलेटेड पार्टी है, मतलब इस वजह से नहीं है, तो वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो इसलिए रिलेटेड पार्टी हो गया कि उसने किसी सेटलमेंट के थ्रू कंपनी के शेयर कोई सिक्योरिटीज परचेज करनी है, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 सर ये थोड़ा सा मतलब समझने वाला मैटर है, ये मतलब बहुत अच्छा इसमें डाला हुआ है, इसको कैसे समझ सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इसमें थोड़ा अटेंशन देना सर। वेयर रेजोल्यूशन प्लान एप्लीकेंट हैज एन अकाउंट और एन अकाउंट ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर
under the management or control of such person or of whom such person is a promoter classified as non-performing assets and such account was acquired pursuant to the prior resolution plan approved this code. ये वाला सर. Then the provision of this clause shall not apply to such resolution applicant for a period of 3 years. इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज मैं कोई रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना चाहता हूँ किसी कंपनी में, और बाय चांस उस प्लान को सबमिट करने से पहले मैंने किसी और कंपनी में कोई रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था साल पहले, 6 महीने पहले, 3 साल, 2 साल पहले, 3 साल पहले, और उसका मैं सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था, मुझे मतलब मेरा वो प्लान अप्रूव हो गया था और कंपनी मुझे मिल गई थी. तो जो कंपनी मुझे मिली थी, क्योंकि उस कंपनी के अंदर तो एनपीए रहे होंगे, जो कंपनी मेरे को मिली है, तो वो कंपनी के अंदर एनपीए रहे होंगे, तो बट नेचुरल, क्योंकि उस कंपनी का आज मैं उस मैनेजमेंट में हूँ, तो और इसमें ऊपर कंडीशन लगा दी कि भाई जो बंदे ऐसी कंपनी के मैनेजमेंट में है, जो कंपनी एनपीए है, तो प्लान सबमिट नहीं कर सकते. तो उन्होंने यहाँ इसको एक्सप्लेनेशन में इसको छूट दे दी है कि अगर वो इस वजह से एनपीए है कि उसने किसी ऐसी कंपनी को खरीदा है, इस रिजर्वेशन प्लान के अंदर ऐसी कंपनी को लिया है, तो 3 साल तक, जब उसका प्लान एक्सेप्ट हुआ है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी द्वारा, तो 3 साल तक वो कंपनी भले ही एनपीए रहे, वो बंदा एलिजिबल है आपका एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए. ठीक है जी. तो अगर आप इसको समराइज करें तो इसमें क्योंकि मैं इसको सीरियसली फोकस कर रहा हूँ कि ये इसकी मतलब हार्ट एंड सोल है इस सेक्शन का, ये वाला पार्ट जो है. इसके अंदर हम कंडीशन देखेंगे. पहली कंडीशन की जिस दिन प्लान सबमिट कर रहे हैं उस दिन हम लोगों का अकाउंट क्या एनपीए है, नंबर 1. जिस दिन सीआरपी स्टार्ट हुई थी, क्या उस दिन उस अकाउंट को एनपीए हुए 1 साल हो गया था. नंबर 3, क्या मैं फाइनेंशियल एंटाइटी हूँ, अगर फाइनेंशियल एंटाइटी हूँ तो मेरे पर एप्लीकेबल नहीं है. नंबर 4, क्या मैं इसलिए एनपीए हूँ कि मैंने किसी ऐसे कंपनी को, मेरे पास कोई ऐसी कंपनी को मैंने खरीद लिया है इसके थ्रू, इसी कोड के थ्रू, जो कंपनी ऑलरेडी एनपीए थी, इसलिए से मैं एनपीए हूँ. तो ये सारी कंडीशन चेक करने के बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि वैसे वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट. क्लॉज डी. क्लॉज डी कहता है हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, कि हमने कोई भी ऐसा मतलब कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जो कि हमारा इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिशेबल है. उसके लिए भी 2 कंडीशन है. पहली, फॉर 2 years और मोर अंडर एनी एक्ट स्पेसिफाइड अंडर द 12th शेड्यूल. जो हमारा आईबीसी के टोटल 12 शेड्यूल है, 11 शेड्यूल में उसने अमेंडमेंट बताई है और 12 शेड्यूल में बहुत सारे एक्ट के नाम लिखे हुए हैं. तो उसने कहा जी कि जो एक्ट के नाम उसमें लिखे हुए हैं, अगर उन एक्ट में कोई ऑफेंस किया उस बंदे ने, तो उसके लिए हम 2 साल की सजा देखेंगे कि उसको जो कन्विक्शन हुआ है वो 2 साल या उससे ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ. और अगर उसको कोई कन्विक्शन उन शेड्यूल को छोड़कर कहीं किसी और वजह से हुआ है, तो फिर हम 7 साल देखेंगे. राइट, जैसे उसमें पीएमएलए, ये एंटी करप्शन, बहुत सारे इसके अंदर जो एक्ट लिखे हुए हैं, अगर उसमें से किसी वायलेशन के लिए उसको कन्विक्शन हुआ तो हम 2 साल देखेंगे. उसके अलावा कोई और हुआ है तो हम 7 साल देखेंगे. कि अगर उसको इतने साल की सजा हुई है तो उसको, वो बंदा एलिजिबल नहीं है. लेकिन प्रोविजो, हर जगह प्रोविजो डाला हुआ है. प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू ए पर्सन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिलीज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट. मीनिंग है किसी बंदे को कन्विक्शन हो गया, उसको सजा हो गई, 7 साल सजा पूरा करके आ गया, वो सब जो मई 17 को सजा पूरी करके आ गया, 17 मई 2017 को उसने 2 साल अपनी 7 साल की सजा पूरी कर ली, तो 16 मई 2019 तक तो बंदा बाहर है, 2 साल तक. उसके बाद में जब उसको 2 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर बंदा एलिजिबल है प्लान सबमिट करने के लिए. मेरा जो इसमें अंडरस्टैंडिंग है वो गुप्ता जी से थोड़ा क्लियर कर लेंगे कि मेरे ख्याल से फर्स्ट वाले पार्ट के लिए ये क्लॉज नहीं है, प्रोविजो जो है. सेकंड वाले पार्ट के लिए प्रोविजो है 2 साल वाला. फर्स्ट वाले पार्ट के लिए कोई प्रोविजो नहीं है. उसमें मुझे ऐसा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर पहले वाले पार्ट में 2 साल की सजा हुई है तो उसको उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वो नहीं कर सकता. और सेकंड वाले पार्ट के लिए प्रोविजो उसने डाल दिया है. बाकी आई एम नॉट 100% श्योर, इसको क्लियर कर लेंगे. सर मेरे ख्याल सेकंड वाले में तो ये ना कभी अप्लाई नहीं कर सकता वो. नहीं, सेकंड वाले का प्रोविजन तो यही है कि अगर 7 साल की किसी को सजा हो गई और उसको 2 साल पूरे हो गए हैं तो कर सकता है. ये तो कंफर्म है कि ये क्लॉज जो है सेकंड वाले के लिए तो है. फर्स्ट के लिए मुझे लगता है कि पढ़ने से जो नजर आ रहा है, क्योंकि सेकंड के बाद इसने लिखा है, तो शायद फर्स्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा. राइट. फिजिकल प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू ए कनेक्टेड पर्सन. अब हम कनेक्टेड पर्सन नीचे पढ़ेंगे कि जो हम पीछे पढ़ रहे थे ना कि कौन किस किस पे एप्लीकेबिलिटी, हमने पढ़ा कि जो प्लान सबमिट कर रहा है वो या प्रमोटर या मैनेजमेंट इन कंट्रोल. तो अब इसने एक वर्ड जोड़ दिया कनेक्टेड पर्सन, वो नीचे पढ़ेंगे. उसने कहा कि जो हम कनेक्टेड पर्सन पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं. मीनिंग देर है कि अगर मैं प्लान सबमिट कर रहा हूँ
और मैं कनेक्टेड पर्सन, मेरा जो जो बंदा कनेक्टेड पर्सन है, अगर उसको सजा हो गई थी तो फिर ये हमें बाहर नहीं करता, ये वाला सेक्शन खाली मेरे को बाहर करता है, कनेक्टेड पर्सन के लिए मुझे बाहर नहीं करता। क्लॉज ई, डिस्क्वालीफाइड टू एक्ट एज डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। हम सब जानते हैं कि 2013 में मतलब कुछ सेक्शन 164 और कई सारे सेक्शन हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया है तो वो मतलब यहाँ पर प्लान सबमिट नहीं कर सकता। अगेन फिर वही क्लॉज लगा दिया इसने, प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू ए कनेक्टेड पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 3। यानी अगर कनेक्टेड पर्सन है वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो फिर मैं बाहर, अगर मैं डिस्क्वालीफाई हूँ तो मैं बाहर हूँ उसके अंदर। क्लॉज एफ, ये एक लाइन का सेक्शन है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक लाइन, इज प्रोहिबिटेड बाय द सेबी इन सिक्योरिटीज और एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट। मतलब किसी बंदे को सेबी ने ट्रेडिंग करने के लिए किसी और के लिए अगर प्रोहिबिट कर दिया है, वो प्रोहिबिट कब किया होगा, तो उसने वहाँ पे कुछ गलत काम किया होगा, कुछ ऑफेंस किया होगा। अगर सेबी ने इसको प्रोहिबिट कर रखा है किसी बंदे को, मतलब मिस्टर ए है, उनको प्रोहिबिट कर रखा है, वो सेबी में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते जो है एक्सेस, तो वहां पर ही इज नॉट एलिजिबल। देन ही हैज बीन ए प्रमोटर, हम बात कर रहे हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की, कौन कौन हो सकता है। उसने कहा कि हैज बीन ए प्रमोटर और इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर इन विच ए प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन और फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन, जिसको हम प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं, वो 4-5 जो हमारे सेक्शन में रखे हैं 45, 50 वगैरह में, हैज टेकन प्लेस एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर दिस कोड। तो सर सेक्शन को पढ़ सके हमें ध्यान देना चाहिए, हम खाली ये ना पढ़ लें कि भाई ऐसी सेक्शन, ऐसे किसी मतलब ट्रांजेक्शन उसकी मिल गई है किसी बंदे की, मतलब किसी कोई कॉर्पोरेट डेटर है, अगर उसके यहाँ पे पहले ये 4 मतलब कि प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, अंडरव्यू ट्रांजेक्शन, इस तरह की वो ट्रांजेक्शन मिली और उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसके खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया, खाली मिली नहीं है, ऑर्डर भी पास होना कंपलसरी है, कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया कि हाँ जी इस कंपनी के अंदर, इस कॉर्पोरेट डेटर के अंदर इस तरह की ट्रांजेक्शन थी, तो फिर वो बंदा एलिजिबल नहीं है। अगर ऑर्डर पास नहीं हुआ, खाली मिली है, तो कंडीशन नहीं है। अगर ऑर्डर पास हो गया है, मान लो किसी रिजर्वेशन एप्लीकेंट ने, रिजर्वेशन प्रोफेशनल ने खाली हाईलाइट किए हैं लेकिन ऑर्डर पास नहीं हुआ है, तो नहीं है वो। ऑर्डर पास हो गया है तो वो आ जाएगा इसके अंदर। प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई if a preferential transaction, undervalued transaction, extraordinary credit transaction or fraudulent transaction has taken place prior to the acquisition of a corporate debtor by the resolution applicant pursuant to a resolution plan approved under this code। ये सर वही आ गया जो हम पहले पढ़ रहे थे, जो 3 साल का टाइम दिया था ना, कि अगर एनपीए किसी ने कोई कंपनी को टेक ओवर किया है अंडर दिस कोड, और अगर वहां पे बंदा एनपीए था, हमने कहा 3 साल का टाइम मिल जाएगा उसको, क्योंकि इसलिए एनपीए कि उसने किसी ऐसी कंपनी को खरीदा जो ऑलरेडी सीआईपी में थी और जहां एनपीए थे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी उसको रिलैक्सेशन दे दिया है कि अगर कोई इस वजह से, मतलब मैं हूँ, मैंने किसी कंपनी को, ऐसी कंपनी को लिया है जहाँ पर इस तरह की ट्रांजेक्शन थी, और मैंने नहीं, मेरे से पहले लोगों ने ऐसी ट्रांजेक्शन कर रखी थी, मैं तो वहाँ पे थ्रू रिजोल्यूशन एप्लीकेंट गया और मेरे को वो मेरा प्लान अप्रूव हो गया, तो फिर मेरे ऊपर बार नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं किया ना, ये गुनाह तो उन्होंने किया पहले वालों ने, मैंने थोड़ी किया है, तो इसलिए उन्होंने मुझे इसमें छूट दे दिया। ऑल्दो कंपनी तो वही है, इस कंपनी में ट्रांजेक्शन हुई थी, बट उन्होंने मुझे छूट दे दी क्योंकि ये गुनाह मैंने नहीं किया। राइट। क्लॉज एच, सर ये भी इंपॉर्टेंट क्लॉज है। क्लॉज एच कहता है हैज एग्जीक्यूटेड ए गारंटी इन फेवर ऑफ क्रेडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर अगेंस्ट विच एन एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन made by such creditor has been admitted under this code and such guarantee has been invoked, importantly invoked, by the creditor and remains unpaid in full or part। सर इसके लिए मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको, जो ना, मान लीजिए एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी की सीआईआरपी स्टार्ट हुई और उस एबीसी कंपनी के अंदर एचडीएफसी बैंक एक फाइनेंशियल क्रेडिटर था, और उस एबीसी कंपनी की एक सीआईआरपी स्टार्ट हुई, एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, और इसके अंदर कोई मिस्टर सुरेश है। मिस्टर सुरेश ने इस एबीसी कंपनी की गारंटी दे रखी थी एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक ने इस एबीसी कंपनी की सीआईपी स्टार्ट करने की एप्लीकेशन लगाई है, और एचडीएफसी बैंक ने मिस्टर रमेश से वो गारंटी इन्वोक कर दी थी, उनसे पैसा मांगा था, भाई आपने गारंटी दे रखी है, आप हमें पैसे दो। वो गारंटी इन्वोक हो गई थी, लेकिन मिस्टर सुरेश ने उनको पैसे नहीं दिए। तो अब ये जो बंदा जिसकी गारंटी इन्वोक हो गई है, उसने पैसे नहीं दिए हैं, तो ये बंदा एलिजिबल नहीं है इसके अंदर प्लान सबमिट करने के लिए। तो 3 कंडीशन हो गई। पहली बात कि जिस कंपनी की सीआईआरपी चल रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके
उसके क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, और क्रेडिटर भी कौन, जिसने की एप्लीकेशन लगाई है, कोई दूसरा क्रेडिटर नहीं। जिसने सीआरपी की एप्लीकेशन लगाई है वो क्रेडिटर, उस क्रेडिटर को अगर इस कंपनी के लिए किसी ने गारंटी दे रखी थी और वो गारंटी इन्वोक हो गई और उसने पैसे नहीं दिए, तो अब ये बंदा एलिजिबल नहीं है 20 आने के अंदर। कोई और नहीं, मैंने किसी थर्ड बंदे को गारंटी दे रखी है, सीआरबी किसी और चल रही है, मैंने गारंटी कहीं और दे रखी है, तो फिर मेरे को बाहर नहीं है। मैंने गारंटी दे रखी है तो वहां पर बाहर है। बाहर तभी है कि मेरी गारंटी इन्वोक हुई, किसी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट थी, और क्रेडिटर जिसने एप्लीकेशन लगाई थी उसको दे रखी थी मैंने, तो इसके अंदर वो बंदा एलिजिबल नहीं है। क्लॉज आई इज सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी corresponding to clause A to H under any law in a jurisdiction outside India। भाई हम जो बात कर रहे हैं अभी तक, जो भी हमने पढ़ा ऊपर A से लेके H तक, तो अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि ये अगर उसने कमियां हैं उसके अंदर तो वो प्लान सबमिट नहीं कर सकता। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया की, भाई इंडिया में कंपनी 2013 का कहीं डायरेक्टर नहीं बन सकता, इंडिया में अनडिसाइड इंसॉल्वेंट है, विलफुल डिफॉल्टर है एज पर आरबीआई, हमने ये सब चीजें पढ़ी। तो उसने इसको एक्सपेंड करके बोला कि भाई ये सारे गुनाह अगर उसने इंडिया में तो किए हैं तो है ही नहीं, अगर उसने इंडिया से बाहर भी किए हैं, फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वहाँ का लॉ है उसके अकॉर्डिंग वहाँ का डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो एलिजिबल नहीं है। मान लो उसे किसी दूसरी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज ने उसको बाहर कर रखा है, भाई आप यहाँ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो वो नहीं बन सकता। तो ऊपर जितनी भी चीजें हैं, अगर वो इंडिया और इंडिया से बाहर भी, अगर जुडिशन आउटसाइड इंडिया भी उसने सारे गुनाह किए हैं कोई भी, तो वो एलिजिबल नहीं है। अब आगे जिसका इंपोर्टेंट सेक्शन, हैज ए कनेक्टेड पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर क्लॉज A to I। सर अभी तक हमने पढ़ा था, हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि जो बंदा प्लान सबमिट कर रहा है उसके बारे में देख रहे थे, या हम बात कर रहे थे कि जी कोई प्रमोटर और मैनेजमेंट इन कंट्रोल। हमने उन लोगों के लिए चेक किया कि अगर वो लोग इस A to I के अंदर कहीं भी किसी भी उसके अंदर वो आ रहे हैं तो वो लोग प्लान सबमिट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आकर के उसने उसको एक्सपेंड किया सेक्शन को, उसने इसमें और जोड़ दिया कनेक्टेड पर्सन। अब ये उन 3 लोगों की बात, 4 लोगों की बात नहीं कर रहा, एक भाई जो डेटर है या जो उसका प्रमोटर है या मैनेजमेंट में है या कंट्रोल में है, उनकी बात नहीं कर रहा, उससे आगे बढ़ गया। उसने कहा भाई कनेक्टेड पर्सन को भी देखेंगे हम लोग, अगर कनेक्टेड पर्सन भी इसमें आ रहा है तो भी बंदा वो एप्लीकेंट नहीं है। और कनेक्टेड पर्सन में क्या बताया उसने, एनी पर्सन हु इज द प्रमोटर और इन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, कि जो बंदा मतलब जो रेजोल्यूशन एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, कोई उसका कोई प्रमोटर, उसका कोई मैनेजमेंट कंट्रोल अगर कोई है, तो मतलब उसको कनेक्टेड पर्सन डेफिनेशन इसमें काउंट कर लिया है। और लेकिन आगे इसने और इसको एक्सपेंड किया, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एनी पर्सन, ये बात कर रहा है, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि प्लान लगा सकता है, यहाँ आज तक की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है इसके अंदर। एनी पर्सन हु शैल बी द प्रमोटर और इन मैनेजमेंट और कंट्रोल of the business of the corporate debtor during the implementation of the resolution plan। ये सेल वर्ड सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेल। अब ये क्या कह रहा है, जो आपको याद होगा, हम सेक्शन जब हम रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करते हैं तो 32 के अंदर हमारी कंडीशन होती है, हम बताते हैं कि भाई जो हमारा प्लान अप्रूव हो जाएगा उसके बाद में कौन लोग होंगे मैनेजमेंट में जो इस कंपनी को चलाएंगे, हम आगे कैसे चलाएंगे, कौन लोग मैनेजमेंट में होंगे, वो हमें से लिख के देना पड़ता है 32 के अंदर, सेक्शन के अंदर। तो उसने कहा भाई अगर जो बंदे बाद में इस कंपनी को चलाएंगे उसके अंदर कोई अगर ऐसा बंदा इन्वॉल्व है जो कि ये प्रमोटर मैनेजमेंट कंट्रोल का है, आज की बात नहीं कर रहा, जो नए बंदे जो कंपनी चलाएंगे, तो अगर उनमें भी कोई ये बंदा आ गया इनमें से जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो भी ये बंदे एलिजिबल नहीं है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। तो उसने क्या है, इसके बार ऐसा होता है ना कि जो बंदे जिन्होंने यहाँ पे सीआरपी के लिए लाइबल थे, अब उन्होंने क्या किया जी कि एक्सपेक्टेड कंपनी बना ली, बार बार लोगों से डिस्कस कर लिया, उनकी कंपनी बनाई, उन्होंने प्लान सबमिट कर दिया, और बाद में कहा हम लोग आ जाएंगे इस कंपनी के अंदर, तो उन्होंने वहां उनको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, भाई आप भी नहीं आ सकते, अगर तुम बाद में भी नहीं आ सकते, आज नहीं तुम बाद में भी नहीं आ सकते। Then the holding company, subsidiary company, associate company or related party or person referred to clause 122। अभी हम बात कर रहे थे ऊपर किसकी, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे प्रमोटर की, हम बात कर रहे थे कंट्रोल की, मैनेजमेंट की। अब ये कह रहा है कि अगर वो कोई कॉर्पोरेट डेटर की कोई होल्डिंग कंपनी है, कोई सब्सिडरी कंपनी है, कोई एसोसिएट कंपनी है, कोई रिलेटेड पार्टी है, तो वो भी इसके अंदर नहीं आ सकती। यानी उसने सबको ही यहाँ पर बाहर कर दिया, किसी भी रास्ते से आप आ नहीं सकते, राइट। मतलब कि मैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हूँ, मैं भी नहीं हो सकता, मेरे साथ जॉइंटली जो एप्लीकेशन लगा रहा है उसको भी चेक करना पड़ेगा, जो अगर मैं जो मेरी मैनेजमेंट में बंदे थे उनको भी चेक करना पड़ेगा, जो मेरा प्रमोटर था उसको भी चेक करना पड़ेगा, जो मेरी मैनेजमेंट में बंदे थे उनको भी चेक करना पड़ेगा, जो मेरे को कंट्रोल करते थे उनको भी चेक करना पड़ेगा, मेरी होल्डिंग कंपनी को भी चेक करना पड़ेगा, मेरी सब्सिडरी को भी चेक करना पड़ेगा, मेरी एसोसिएट कंपनी को भी चेक करना पड़ेगा, और मेरी रिलेटेड पार्टी को भी चेक करना पड़ेगा। मतलब एक जो रेजोल्यूशन आरपी जो है
उस आरपी को इतना बड़ा काम करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि भाई ये एलिजिबल है कि नहीं है। उसे किस किस को चेक करना है, उसको चेक करना है जो बंदा एप्लीकेशन लगा रहा है वो, जो कंपनी एप्लीकेशन लगा रही है उसका प्रमोटर, उसका मैनेजमेंट में जो बंदे थे, उसके कंट्रोल में जो बंदे थे, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी, उसकी एसोसिएट कंपनी और उसकी रिलेटेड पार्टी। इन सब लोगों को हम चेक करेंगे इन सारे क्लॉज के लिए कि क्या वो इस क्लॉज के अंदर कहीं भी किसी भी क्लॉज में फॉल कर रहे हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि ऊपर उसने 2-3 जगह पे कनेक्टेड पर्सन को हटाया था कि भाई यहाँ कनेक्टेड पर्सन, जैसे कि कन्विक्शन के केस में, अगर कन्विक्शन के केस में कनेक्टेड पर्सन को नहीं देखेंगे हम लोग, डायरेक्टर के केस में हम कनेक्टेड पर्सन को नहीं देखेंगे, बाकी और सारे क्लॉज में हम लोग कनेक्टेड पर्सन को देखेंगे कि कनेक्टेड पर्सन इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट। फिर प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन क्लॉज 3 एक्सप्लेनेशन 1 shall apply। उसमें भी विजेंद्र जी सिर्फ 3 वाले को हटाया, जो एक्सप्लेनेशन 3 में आ रहा है, मतलब सिर्फ होल्डिंग कंपनी। अगर कन्विक्टेड में भी कोई अगर प्रमोटर वगैरह रहा, वो जो फर्स्ट और सेकंड में आएगा तो फिर वो भी लग जाएगा। यस सर, एक्सप्लेनेशन का क्लॉज 3। हाँ, सिर्फ 3 वाला हटाया। यस सर, यस क्लॉज 3 हटाया उसने। इसने प्रोवाइड दैट नथिंग in clause 3 of explanation 1 shall apply in resolution applicant where such applicant is a financial entity and is not a related party of the corporate debtor। वो सेम क्लॉज आ गया जो एनपीए के लिए था कि एनपीए में हम अगर कोई फाइनेंशियल एंटिटी है और उस पार्टी उसकी कॉर्पोरेट डेटर की रिलेटेड पार्टी नहीं है तो वो उन्होंने इसको यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया है। और अगला प्रोविजन भी सेम वही है कि भाई वो अगर इसलिए इस तरह से रिलेटेड पार्टी हो गया कि उसने कंपनी का शेयर ले लिए किसी सेटलमेंट की वजह से, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। फिर इसने उसकी डेफिनेशन दिया फाइनेंशियल एंटिटी की। फाइनेंशियल एंटिटी कौन हो सकते हैं कि शेड्यूल बैंक, ये फॉरेन सेंट्रल बैंक, ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल, असेसिकेशन कंपनी, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये सारे उसने बताया कि इसके अंदर ये लोग जो है फाइनेंशियल एंटिटी की डेफिनेशन में आएंगे। तो अगर हम इस सेक्शन को अगर देखें कि कौन कौन इसमें लगा सकता है कौन नहीं लगा सकता, तो मेरे ख्याल से मैंने एक एक करके चीजों को क्लियर करने की कोशिश करी कि कौन, हम पहले तो किसका देखेंगे, क्या देखेंगे, ये सारा समझना इसमें बहुत जरूरी था। अब इसको जो मैंने थोड़ा सा इसको एक चार्ट बनाया देखने के लिए कि हम कैसे देखेंगे। भाई हमने देखा इज द पर्सन इटसेल्फ इज इनएलिजिबल। सबसे पहले जो बंदा प्लान सबमिट कर रहा है क्या वो इनएलिजिबल है, हम उस बंदे को देख रहे हैं सबसे पहले जो सबमिट कर रहा है। बाकी छोड़ दीजिए ना, मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, एबीसी कंपनी सबमिट कर रही है, तो क्या एबीसी कंपनी एलिजिबल इनएलिजिबल है इन सेक्शंस के अंदर? अगर वो यस तो बात ही खत्म हो गई, फिर हमें किसी और को देखना ही नहीं। जो बंदा खुद प्लान सबमिट कर रहा है अगर वही इनएलिजिबल है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे नहीं कि कनेक्टेड पर्सन देखें, ये देखें, वो देखें, कुछ नहीं देखना। नो नीड टू चेक अदर कंडीशन, ही इज इनएलिजिबल टू फाइल द प्लान, क्योंकि खुद ही बंदा इनएलिजिबल है। उसके बाद कहते हैं कि नो, अगर वो बंदा खुद इनएलिजिबल नहीं है फिर हम देखते हैं कि इज द पर्सन एक्टिंग जॉइंटली और इन कंसल्ट। तो जो बंदा जॉइंटली के साथ में जा रहा है क्या वो इनएलिजिबल है? अगर यस तो फिर हाई कंडीशन नहीं देखेंगे हम, क्योंकि जब जॉइंटली वाला बंदा आपका जो है कि इनएलिजिबल हो गया दैट मीन्स वो प्लान सबमिट नहीं कर सकता, हमें कहीं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टॉप, हम उसको मना कर देंगे। नो, अगर वो इनएलिजिबल नहीं है देन पर्सन कनेक्टेड टू दिस पर्सन इज इनएलिजिबल पर्सन। जो बंदे से कनेक्टेड पर्सन है क्या वो इनएलिजिबल है? अगर नो तो ही एलिजिबल, यस तो ही इज इनएलिजिबल टू फाइल द प्लान। राइट सर, तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर मतलब देखनी होंगी कि ये प्लान को सबमिट करने के लिए बंदा यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो सर इसमें कोई डाउट अगर है तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। मेरे ख्याल से 29 है तो इतना ही है। उसके बाद में केस स्टडी हमारे पास मैंने बना रखी है, उस केस स्टडी को डिस्कस कर लेंगे तो उससे भी थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। ऐसा पहले केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन इकट्ठे ही ले लेंगे। राइट सर, राइट सर। ये सब जो डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल और डेफिनेशन ऑफ पर्सन एक्टिंग कंसर्ट है दे रखी है यहाँ पर जो है। इन कंट्रोल की हमारे कंपनी एक्ट से सेक्शन उठाया उसने, और एक्टिंग कंसर्ट का सेबी से उन्होंने उठाया कि भाई क्या उसकी डेफिनेशन है। सर दिस इज द केस स्टडी। इसको मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन केस स्टडी को डिस्कस करने के लिए अगर हम सब लोग इसको पेपर पे नोट कर लें चीजों को, अगर जो समझ में आती है तो हम इसको ज्यादा बेटर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, या स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल पर या मोबाइल पर पढ़ते रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें जी हमारी एक मैंने आज ही इसको बनाया था केस स्टडी को, देख लेते हैं। मैसेज एबीसी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ए मैन्युफैक्चर ऑटो पार्ट, जो कि ऑटो पार्ट्स बनाती है, फेल्ड टू पे डेब्ट ऑफ ₹35 लाख टू इज सप्लायर मिस्टर सुरेश।
कुछ सुरेश का सप्लायर है, उनको 35 लाख रुपए देने थे, एबीसी कंपनी ने वो उसको नहीं दे पाया। द अमाउंट वाज ड्यू ऑन 15 जनवरी 2016, 15/1/2016 को ये ड्यू हो गए थे 35 लाख रुपए, जो भी पेमेंट टर्म थी उसके हिसाब से। However, despite Suresh repeated reminders, the company has not paid the balance. मतलब 15/16 को ड्यू हुए, लेकिन वो उससे मांगता रहा और कंपनी ने उसको पैसे नहीं दिए। अब सुरेश ने क्या किया? सुरेश सेंट ए डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 8 ऑन फॉर्म 4 ऑन 1 जनवरी 2019 कि 1 जनवरी 2019 को उसने डिमांड नोटिस भेजा, भाई मेरे को पैसे दो, क्योंकि सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग उसको जो है कि अपनी वो कंप्लायंस करनी थी। एंड द कंपनी हैज येट टू रेस्पॉन्ड, कंपनी ने उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया उसका। Then सुरेश ने क्या किया? सुरेश फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद द एनसीएलटी टू स्टार्ट द सीआईआरपी ऑन 15 जनवरी 2019, राइट सर? तो उसको समझ लेते हैं सुरेश कोई बंदा था, उसने 35 लाख रुपए लेने थे एबीसी कंपनी ने, एबीसी, और 15 जनवरी 2016 को ड्यू गए थे, एबीसी कंपनी ने उसको पैसे दिए नहीं रिपीटेड रिमाइंडर के बाद भी। तो उसने क्या किया? 1 जनवरी 2019 को नोटिस दे दिया, भाई मेरे को पैसे दे दो, और नोटिस के जवाब भी उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया उसका। तो इसके पास क्या ऑप्शन था? जिसका ऑप्शन था कि वो सीआईआरपी में चला जाए। तो उसने एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगा दी 15 जनवरी 2019 को, विच वाज एक्सेप्टेड बाय द एनसीएलटी ऑन 1 Feb 2019। 1 फरवरी 2019 को उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। अब आगे हम बेसिकली हम 29 में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम बाकी चीजें छोड़कर 29 की मैंने इसके अंदर 2-3 चीजें डाली हैं। तो उसमें रिजोल्यूशन जो प्रोफेशनल था उसने इनवाइट किया, भाई आप प्लान सबमिट कीजिए। तो 3 बंदे इंटरेस्टेड हुए। देयर आर 3 इंटरेस्टेड रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। 3 बंदे इंटरेस्टेड थे। कौन कौन? मैसेज एम&एम प्राइवेट लिमिटेड, मैसेज ए&ए प्राइवेट लिमिटेड और मैसेज जबीरा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। 3 लोग थे जो आए भी प्लान सबमिट करने के लिए, हम इंटरेस्टेड हैं और हम लोग उसमें प्लान अपना सबमिट करते हैं। एंड दे ऑल हैव सबमिटेड देयर प्लान ऑन 15 जून 2019। सबने 15 जून 2019 को अपना प्लान सबमिट, एक ही डेट पे तीनों ने सबमिट कर दिया। यही लास्ट डेट थी, तीनों ने उसे सबमिट कर दिया। तो अभी तो केस क्या था जी? 35 लाख रुपए देने थे, नहीं दिए, उसने एप्लीकेशन लगा दी। ये बेसिकली ऑपरेशनल क्रेडिटर है, इसने एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, और एक्सेप्ट होने के बाद में फिर उसने सब कुछ आरपी आईआरपी वगैरह पॉइंट हुआ, तो जो आरपी आया उसने प्लान मान लिया। तो 3 बंदों ने प्लान सबमिट किए, एम&एम ने, ए&ए ने और जबीरा ने, 15 जून को। तो फिर उसने आगे उसमें क्या हुआ जी? जो एम&एम जो है, एम&एम प्राइवेट लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ मान एंड मान। जो एम&एम है, ये मान एंड मान की सब्सिडरी है, और जो मान एंड मान होल्डिंग 18% शेयर इन द एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर? ये 2 कंपनी और आ गई। अभी 3 बंदों ने प्लान लगाया। अब लेकिन हम चेक करते हैं भाई 29 एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे एम&एम एलिजिबल है कि नहीं है 29 के लिए। से सपोज ही एलिजिबल, उसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया उसके अंदर, वो एलिजिबल है। लेकिन उसने आगे हमें पता लगा जी ये जो एम&एम है ये सब्सिडरी कंपनी है मान एंड मान की, और जो मान एंड मान है उसने 18% शेयर ले रखे हैं एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, कोई थर्ड कंपनी है, राइट? एंड एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट वाज डिक्लेयर्ड एनपीए ऑन 15 जनवरी 2018। जो एवरग्रीन कंपनी है उसका अकाउंट 15 जनवरी 2018 को एनपीए हो गया। हमारी सीआरपी कब स्टार्ट हुई है? 15 जनवरी 2019, 1 साल हो गया, यानी उसका अकाउंट 1 साल पहले एनपीए हो गया। और साथ में था जी, एंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एवरग्रीन कन्विक्टेड फॉर 3 ईयर अंडर पीएमएलए एक्ट। उसका डायरेक्टर था, वो 3 साल की सजा हुई थी पीएमएलए एक्ट के अंदर, बट वो छूट गया है और 1 जनवरी 2016 को, राइट? यानी हमारी सीआरपी स्टार्ट होने से 3 साल पहले करीब वो छूट गया है वहां से। दूसरा जो बंदा था ए&ए, जो यहाँ पे आया था, ए&ए प्राइवेट लिमिटेड, ए&ए प्राइवेट लिमिटेड एंड मैसेज जबीरा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, जो बाकी जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट हैं दोनों, बोथ हैव ए कॉमन डायरेक्टर इन द मैनेजमेंट। आपस में उनके कॉमन डायरेक्टर हैं। और जबीरा प्राइवेट लिमिटेड गिवन द कॉर्पोरेट गारंटी टू आरबीएल बैंक। जो जबीरा बैंक है उसने आरबीएल बैंक को कॉर्पोरेट गारंटी दी थी, हु इज वन ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ मैसेज एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। जो कि आरबीएल बैंक जो है वो एबीसी कंपनी लिमिटेड का एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है। तो अब इस केस में जो रिजल्ट, अगर जो भी बंदा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको ये देखना है कि भाई कौन 29A के अकॉर्डिंग प्लान सबमिट करने के लिए एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। इन सारी कंडीशंस को देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आता है, इफ यू आर द आरपी, तो हुज प्लान यू विल सबमिट बिफोर द सीओसी? एम&एम का सबमिट करेंगे हम लोग। हालांकि 4 ऑप्शन होते हैं, पर मैंने 5 दिया क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए, सारी चीजें समझने के लिए मैंने 5 ऑप्शन बनाए इसके अंदर। कि एम&एम क्या, कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, सपोज आई एम द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो मैं किसका प्लान सीओसी के सामने लेके जाऊं? एम&एम का, ए&ए का, जबीरा का, सबका, या किसी का भी नहीं? सर अगर इसको मतलब कि चैट बॉक्स के थ्रू या अनम्यूट करके या वैसे डिस्कस कर लें तो
या तो बब्बर जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है जी। तो हाँ सर ये इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमने अभी तो मैं मेरा पहला क्वेश्चन ये था भाई क्या वो जो आरपीए किसका प्लान सबमिट करेगा। तो बेसिकली क्या है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल तो जो है वो सबका प्लान सबमिट करेगा सीओसी के सामने, चाहे वो बंदा 29 में एलिजिबल है तो 29 में एलिजिबल नहीं है। इफ दिस इज द क्वेश्चन कि वो आरपी किसका प्लान सबमिट करेगा, तो वो सबका प्लान सबमिट करेगा। जो भी प्लान आरपी के पास में आते हैं वो सारे के सारे प्लान सीओसी के सामने आरपी रखेगा। ये सेक्शन 25 आई में लिखा हुआ है कि उसमें प्लान सारे सबमिट करने हैं सीओसी के सामने। अब सीओसी विल डिसाइड। यस, सेक्शन 32 में लिखा हुआ है कि वो प्लान सबमिट करेगा जो कि एलिजिबल है, बट 25 आई में लिखा है कि वो प्लान सबमिट करेगा जो सारे प्लान आए हैं। तो इसमें एक दो कोर्ट के डिसीजन में कहा है जो सारे प्लान सबमिट करेगा, सब्जेक्ट टू वो बताएगा कि ये प्लान 29 में एलिजिबल है और ये प्लान 29 में एलिजिबल नहीं है। इफ दिस इज द क्वेश्चन कि कौन सा प्लान सबमिट करेगा, तो सारे प्लान सबमिट करेगा। एलिजिबिलिटी नहीं एलिजिबिलिटी बाद का मैटर है, देखने वाला जो है ना, पर प्लान सारे सबमिट करने पड़ेंगे इसको। दूसरा है जी, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग हु इज नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 29A। अब इस सेक्शन पे आते हैं सर कि कौन बंदा एलिजिबल है, कौन बंदा एलिजिबल नहीं है, राइट। तो यहां से पढ़ते हैं जी दोबारा से वापस जाकर के। मैसेज M&M प्राइवेट लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ मान एंड मान लिमिटेड, राइट सर। और मान एंड पहले हम M&M का चेक करेंगे। सबसे पहले तो M&M की बात कर रहा है। M&M उसने कहीं उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि जो M&M कंपनी है वो तो एलिजिबल है, उसने कहीं उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, कहीं को उसके बारे में नेगेटिव बात नहीं लिखी। बट उसने उसको आगे कुछ जोड़ा है, उसने कहा जी वो सब्सिडरी है मान एंड मान। ठीक है जी, मान एंड मान की सब्सिडरी है, तो हम जो हमारा सी क्लॉज है, सी क्लॉज के अंदर सब्सिडरी की बात ही नहीं करता। वो सी क्लॉज में तो बोलता है कि जो ये आपका इन कंट्रोल ये सारी बातें करता है। सब्सिडरी ऑफ मान एंड मान होल्डिंग, अगर वो मान एंड मान लिमिटेड की M&M सब्सिडरी है एलिजिबल, मतलब कहीं वो काउंट भी करता है, कनेक्टेड पर्सन के थ्रू काउंट करता है। बट मान एंड मान की उसने कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बताई कि मान एंड मान एलिजिबल नहीं है, राइट सर। हम M&M की बात कर रहे हैं कि M&M कहीं भी डिस्क्वालीफाई नहीं है, वो सब्सिडरी है मान एंड मान की, बट मान एंड मान की डिस्क्वालिफिकेशन कहीं भी उसने नहीं बताई इसके अंदर, तो हम मान लेते मान एंड मान की डिस्क्वालीफाई नहीं है। तो दैट मींस यहाँ तक ठीक है, M&M नहीं है, मान एंड मान नहीं है। लेकिन आगे चलते हैं, कहता है मान एंड मान होल्डिंग द 18% शेयर इन एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब एक यानी एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड का भी रिलेशन जुड़ गया M&M के साथ में, क्योंकि वो मान एंड मान होल्डिंग उसके अंदर 18% शेयर होल्डिंग करता है। और जो एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका अकाउंट NPA है। अब कुछ रिलेशन बना कि एवरग्रीन में इसकी होल्डिंग है मान एंड मान की, और मान एंड मान जो है सब्सिडरी है M&M की, और एवरग्रीन का जो अकाउंट है वो NPA है, और NPA उसको 1 साल हो गया। तो क्या ये एलिजिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? सर इसमें अगर आप कोई हम बता सकें आपस में कि भाई बनेगी नहीं बनेगी, तो फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ बाद में कि बनेगी नहीं बनेगी। बब्बर जी देखो चैट बॉक्स थ्रू में बताते हैं तो यस सर है सर, इसमें 1 ईयर इज कंप्लीट है। तो मतलब कि वो एलिजिबल है नहीं है? एलिजिबल कह रहे हैं, हाँ जी एलिजिबल है, हाँ जी किस क्योंकि NPA वो 1 साल हो गया इसलिए। हाँ जी, पर वो एवरग्रीन वाला चेक नहीं कर रहे। हाँ जी, एवरग्रीन वाला पॉइंट भी तो आ रहा है ना आगे। हाँ वही करो, एवरग्रीन का जो अकाउंट है हाँ उसको तो उसको 1 साल हो गया NPA हुए। नहीं सर, वो उसने कहा है कि अगर CIP स्टार्ट होने डेट पर 1 साल अगर हो जाता है NPA को, तो एलिजिबल नहीं है बंदा। नहीं, इम्प्रिजनमेंट वाला तो आ गया ना सर, नहीं, एवरग्रीन। हाँ वही कर रहा हूँ। अभी तो इम्प्रिजनमेंट को पहले छोड़ दीजिए एक बार के लिए, पहले इसको अच्छा हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। इम्प्रिजनमेंट को छोड़ दीजिए, पहले वाले को बात कर रहे हैं कि वो जो एवरग्रीन सब्सिडरी कंपनियां हैं वो 18% होल्ड किए हुए हैं, और एवरग्रीन का अकाउंट NPA है। हाँ तो जी। क्या M&M की हम एवरग्रीन से रिलेशनशिप बन रही है यहाँ पे हमारी क्या? यहाँ तक तो बन रही है सर, 1 ईयर लैप्स हो गया ना सर जी। अगर 1 ईयर लैप्स हो जाएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ना बंदा। वही तो देखना है कि अगर हमारे CIP स्टार्ट होने की डेट पे अगर NPA वो 1 साल हो गया है तभी तो डिस्क्वालीफाई है। अगर 1 साल से कम हुआ तो थोड़ी डिस्क्वालीफाई है।
तो यहाँ तो 1 साल से ज्यादा हो गया। हमें डिस्क्वालिफिकेशन देखनी है कि सीआईआरबी जिस दिन को स्टार्ट हुई उस दिन 1 साल पूरा हो गया था कि नहीं हो गया था। अगर 1 साल से कम होगा तब तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, 1 साल से ज्यादा होगा तभी डिस्क्वालीफाई है। शैलेश जी आप बताओ। बब्बर जी तो अनम्यूट कर दो शैलेश जी को। शैलेश कर लो सर अपने आप। सर इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वो गलत नहीं जा रही है कि मतलब वो पिछले 1 साल से पैसा चुका नहीं रहे, तो वो तो एनपीए चल रहा है, यानी वो डिफॉल्टर बना रहा है ना। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम ये देखेंगे कि जिस दिन सीआरपी स्टार्ट हुई उस दिन उसके अकाउंट को एनपीए हुए 1 साल या उससे ज्यादा हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तभी डिस्क्वालीफाई है। मतलब अगले की तो नियत ही नहीं है ना सर पैसे देने की। तीन हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब तो 1 वो साल मेरा हो चुका है, तुमसे अभी तक पैसा नहीं चुकाया गया। यस सर, यस सर। तो वही अब इस हम केस स्टडी के अंदर ये देख रहे हैं कि क्योंकि जो एवरग्रीन कंपनी है उसके अकाउंट को एनपीओ 1 साल हो गया, राइट। 1 साल तो कंप्लीट हो गया। तो अब 1 साल कंप्लीट हो गया, हमारी कंडीशन थी ऊपर की भाई अगर 1 साल से आप एनपीओ हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो उसके अंदर। तो अगर एवरग्रीन डिस्क्वालीफाई है तो क्या एमएनएम भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी उसके लिए या नहीं होगी, ये क्वेश्चन है। सर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरे ख्याल से हम लोगों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अब यहाँ पर। हाँ सुदेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। ये सर मेरे हिसाब से तो सर ये इनएलिजिबल है। ये 1 साल हो गया ना सर, इसको एक तो इनएलिजिबल हो गया, राइट। एनपीए हो गए 1 साल हो गया ना। अच्छा जी। सर हेलो हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर ये जो एवरग्रीन तो एनपीए है उसने 1 साल का स्टेटस मेंटेन कर रखा है, ठीक है, क्योंकि मान एंड मान ने 18% की होल्डिंग, मतलब 18% होल्ड कर रखा है शेयर। तो नाउ मान एंड मान इज बिकम अ प्रमोटर और यू कैन से मैनेजमेंट में है ये। तो उससे हम मान एंड मैन इनएलिजिबल हो गया और मान एंड मान होल्डिंग कंपनी है एम एंड एम की, तो एम एंड एम भी हो गया क्योंकि क्लॉज ये बोलता है सब्सिडी होल्डिंग, तो एम एंड एम भी है। राइट। इसको मैं क्लियर करता हूँ और इसको भी यही पार्क करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें सेकंड क्लॉज लगा हुआ है ही, मतलब उसमें कोई बंदा था डायरेक्टर एवरग्रीन का जो कि 3 साल की इसको सजा हुई पीएमएल एक्ट के अंदर और उसको रिलीज हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, 3 साल करीब हो गए हैं। तो अगर पहले वाली कंडीशन को मान लेते हैं कि पहले वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है, एक बार के लिए उसको अलग कर दीजिए, तो क्या इस कंडीशन के थ्रू भी वो एवरग्रीन मतलब जो कंपनी है और एवरग्रीन थ्रू क्या एम एंड एम कंपनी जो है क्या वो इनएलिजिबल होगी, एलिजिबल होगी? मतलब सजा तो 3 साल की हुई, सजा खत्म हुए भी 3 साल हो गई उसको, बंदे हो गए हैं, तो क्या करें इस केस में? मान लेते हैं कि एनपी वाली कंडीशन नहीं है, खाली ये कंडीशन है, तब क्या करें? फिर सर एलिजिबल है। क्यों? कनेक्टेड में तो नहीं आ रहा ना सर, डेफिनेशन में हो। अच्छा, कनेक्टेड में क्यों नहीं आ रहा जी? सर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले उसने कहा जी एम एंड एम प्राइवेट लिमिटेड जो है सब्सिडियरी मान एंड मान की, तो यहाँ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है मान एंड मान की और एम एंड एम। अगर मान एंड मान किसी भी वजह से डिस्क्वालीफाई होती है किसी भी सेक्शन में जो A2I जो हमारा क्लॉज है, तो एम एंड एम भी इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। उसके बाद में उसने कहा जी मान एंड मान होल्डिंग करती है 18% शेयर इन एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, तो 18% शेयर होल्ड करने से क्या वो कंपनी मैनेजमेंट में आ जाएगी? क्या वो कंपनी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी? क्या वो कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी या होल्डिंग कंपनी बन जाएगी उसकी जो है? क्योंकि एसोसिएट कंपनी बनने के लिए 20% शेयर चाहिए तब एसोसिएट कहलाएगी, सब होल्डिंग सब्सिडरी के लिए 51% शेयर चाहिए। और किसी कंपनी ने शेयर ले रखे हैं इस वजह से उसकी कंट्रोल थोड़ी होल्ड कर रही है, उसकी मैनेजमेंट में थोड़ी शेयर लेने की वजह से जो 18% शेयर लेकर, अगर मैंने किसी कंपनी का 18% शेयर ले रखे हैं तो आई एम नॉट इन मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी। तो क्योंकि एवरग्रीन कंपनी के 18% शेयर मान एंड के मान के पास में है, वो उसकी एसोसिएट कंपनी भी नहीं है, सब्सिडरी कंपनी भी नहीं है, होल्डिंग कंपनी भी नहीं है, तो इसलिए एवरग्रीन कंपनी की डायरेक्ट रिलेशनशिप एम एंड एम के साथ कोई नहीं बनती है। तो एम एंड एम एलिजिबल है सबमिट करने के लिए, क्योंकि एवरग्रीन भले ही डिस्क्वालीफाई हो, एवरग्रीन को देखने कुछ नहीं ना, मैं एवरग्रीन का एम एंड एम का रिलेशन नहीं बनता। और दूसरे केस में जो सजा वाला मैटर था, तो पहली बात तो एवरग्रीन हम देख ही नहीं रहे, अगर देखते तब भी पीएमएल एक्ट के अंदर 3 साल की सजा उसको हुई है, यानी सजा 2 साल से ज्यादा हुई है,
तो ही इज बार। अगर वो होता, मतलब एवरग्रीन की रिलेटेड पार्टी होती, तो 2 साल से ऊपर सजा होने पे वो बाहर है, चाहे उसको छुटे हुए 2 साल से ज्यादा हो गए कुछ भी हो। राइट, दोनों केस में सर एलिजिबल है। एलिजिबल है। पहले M&M एलिजिबल है, अभी दूसरे वाले का देखेंगे, पहले वाले की बात करते हैं। M&M की, M&M एलिजिबल है क्योंकि उसकी एवरग्रीन से रिलेशनशिप ही नहीं है ना, बनी ना कोई भी। रिलेशनशिप ही ठीक है। तो अगर रिलेशनशिप बनी तो एवरग्रीन जो मर्जी कर रहा है, उसका बंदा कहीं भी चला गया, डायरेक्टर हो, उसका मतलब फांसी पे चला जाए, उसे हमें क्या फर्क पड़ता है उस बात से। ठीक है, तो क्योंकि M&M की रिलेशनशिप नहीं बन रही, इसलिए वो एलिजिबल है। मीन ये दूसरा आता है 18% की जगह सर 51% होता तो बन जाती है ना सर 21 भी हो जाता, तब भी हो जाता है, 21 होती है 21 एसोसिएट कंपनी होती है, हाँ जी हाँ जी, 20% होती है एसोसिएट कंपनी बन जाएगी ना, ठीक है तो हो जाएगा वो। ठीक है। दूसरा है मैसेज A&A प्राइवेट लिमिटेड एंड मैसेज जबीरा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। अब हम बात करते हैं जो बाकी 2 एप्लीकेंट रह गए, बोथ हैव कॉमन डायरेक्टर इन द मैनेजमेंट, आपस में दोनों के कॉमन डायरेक्टर हैं। और जबीरा प्राइवेट लिमिटेड गिवन द कॉर्पोरेट गारंटी टू आरबीएल बैंक, जबीरा बैंक ने आरबीएल बैंक को कॉर्पोरेट गारंटी दे दी है। हु इज वन ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ मैसेज एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। जो एबीसी कंपनी कौन है, जो कंपनी सीआईआरपी में है, उस कंपनी का एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है आरबीएल बैंक। उस आरबीएल बैंक को गारंटी दे रखी है जबीरा ने, राइट। और जबीरा और A&A दोनों आपस में कॉमन डायरेक्टरशिप में है। तो अब इस केस में क्या A&A क्वालिफाई करती है नहीं करती है प्लान सबमिट करने के लिए, जबीरा करती है कि नहीं करती है, क्या दोनों ही नहीं करती? इसका कोई अगर डिस्कस कर सकें तो। आंसर आ रहा है सर कि एलिजिबल है क्योंकि गारंटी इन्वोक नहीं हुई है, इन्वोकेशन के बारे में कोई लिखा नहीं है। राइट सर, ओके। और अगर इसको एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, गारंटी इन्वोक हो गई, तब सीआईआरबी पेंडिंग है सर उसके लिए, शेयर चल रही है ना एबीसी की, हम उसकी बात तो कर रहे हैं। एबीसी कंपनी का क्रेडिटर है ना आरबीएल बैंक, एबीसी कंपनी की शेयर भी चल रही है, और आरबीएल बैंक ने मतलब गारंटी इन्वोक कर दी जबीरा के खिलाफ, भाई पैसे दो, उसने नहीं दिए, तब कोई आंसर देना चाहे तो बताइए, नहीं तो मैं ही आंसर देता हूँ इसका जो है। जवाब आ रहा है सर, एलिजिबल है बिकॉज CIRP नॉट इनिशिएटेड बाय दिस। यस सर, यस, बिल्कुल, जैसे करेक्ट। यही पॉइंट समझाना चाहता था मैं, क्योंकि उस सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो बंदा सीआईआरपी की एप्लीकेशन लगा रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई है किस बंदे ने, इसने सुरेश ने, ऑपरेशन क्रिएटर ने, इसने एप्लीकेशन लगाई है। अगर एप्लीकेशन आरबीएल बैंक ने लगाई होती और आरबीएल गारंटी इन्वोक कर देता जबीरा के साथ पास में जो है, तो इनएलिजिबल हो जाता। क्योंकि कंडीशन है कि जो बंदा एप्लीकेशन जिसकी सीआईआरपी चल रही है उसका देखेंगे, उसमें जो एप्लीकेशन लगा रहा है वो क्रिएटर होना चाहिए और गारंटी इन्वोक होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन आरबीएल बैंक ने नहीं लगाई, मेरा सुरेश ने लगाई है, तो अगर आरबीएल बैंक भले ही गारंटी इन्वोक कर दे, वो इनएलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि ही वाज नॉट द एप्लीकेंट इन दिस सीआईआरपी। राइट सर। वैसे इस केस में अभी हम अगर यहीं तक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक तो ये कि जी वो आरबीएल बैंक भले ही एप्लीकेंट होता तब भी नहीं होगा, क्योंकि आरबीएल बैंक ने गारंटी इन्वोक नहीं करी। लेकिन अगर आरबीएल बैंक गारंटी इन्वोक कर देता है, तो फिर दूसरी कंडीशन देखने जाएंगे कि क्या वो फाइनेंशियल क्रेडिटर था जिसने एप्लीकेशन लगाई थी, तो यहाँ पे उसने नहीं लगाई। तो दोनों केसेस में क्योंकि उसने इन्वोक भी नहीं करी और उसने एप्लीकेशन नहीं लगाई, इसलिए वो बंदा नहीं। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जिसमें हम काफी लोग कंफ्यूज हैं, इसको मैं जरा डिस्कस करना चाहूंगा कि वेदर अर्स्टवाइल डायरेक्टर ऑफ द एबीसी कंपनी, जिसकी कंपनी सीआईआरपी में चल रही है, क्या उसके डायरेक्टर एलिजिबल हैं इस कंपनी की बात करें रिजोल्यूशन सबमिट करने के लिए? और इसमें सब लोगों से डिस्कशन चाहूंगा एक बार जो है ना कि यस नो में कौन गैस करता कौन नो कहता है कि एबीसी कंपनी जिसकी सीआईआरपी चल रही है, उसके जो डायरेक्टर हैं, क्या वो एलिजिबल हैं इस यहाँ पे प्लान सबमिट करने के लिए? क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन है। जिस कंपनी की सीआईआरपी चल रही हो, उस कंपनी के डायरेक्टर क्या प्लान सबमिट कर सकते हैं? बड़ी जा रहा है जवाब? नो आ रहा सर। नो, सबका नो आ रहा है, कुछ और भी अभी पेंडिंग है? हाँ, ज्यादातर जवाब नो में है। ज्यादातर नो में है, ठीक है। मेरे हिसाब से यस आएगा सर। चलो आप कंडीशन बताइए। 29 है की कंडीशन देखते हैं इसमें।
राइट राइट। देखिए अभी हमने सारा 29A पढ़ा, हाँ जी, इसके अंदर भाई खाली 29A सेक्शन ऐसे हैं जो कि लोगों को रेस्ट्रिक्ट करता है कि भाई कौन बंदा प्लान सबमिट कर सकता है, कौन प्लान सबमिट नहीं कर सकता। हाँ जी, अपार्ट फ्रॉम दिस 29A देयर इज नो सेक्शन जो कि किसी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। हाँ जी, तो 29A का हमने क्लॉज बाई क्लॉज सारा पढ़ा, ABCDEFGHI लास्ट तक कनेक्टेड पर्सन सब पढ़े। किस सेक्शन में उन्होंने मना किया था कि ये डायरेक्टर जो है आपका यस सर, प्लान इसमें सबमिट, कहीं नहीं बोला है किसी भी सेक्शन, इस 29 की एलिजिबिलिटी हमेशा चेक की जाएगी हर एक बंदे के लिए, चाहे वो पुरानी मैनेजमेंट का बंदा हो चाहे कुछ हो। अगर 29A में वो डिफॉल्टर नहीं आ रहा है, मतलब इनएलिजिबल हाँ। नहीं है, तो वो चाहे पुरानी मैनेजमेंट में तब भी हो जाएगा वो एलिजिबल। यस सर। अब इस मेरे केस को देखिए ना, मेरी केस स्टडी क्या थी? मेरी केस स्टडी ये थी कि भाई जो उसकी CIRP स्टार्ट हुई है वो किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर ने स्टार्ट नहीं करी। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब कोई बैंक को स्टार्ट करता CIRP उसकी, तो फिर तो डेफिनेटली NPO उसके अकाउंट NPO हो गए थे तभी स्टार्ट करता। अगर कोई बैंक CIRP स्टार्ट करता है तो तब करेगा जबकि उस कंपनी के अकाउंट NPO हो गए होंगे। अगर इस कंपनी के अकाउंट NPO हो गए तो जो अर्सराइल डायरेक्टर है ही इज नॉट एलिजिबल, क्योंकि उसकी कंपनी के अकाउंट NPA रहे हैं। यहाँ CIRP स्टार्ट की है फाइनेंशियल क्रेडिटर ने। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो CIRP स्टार्ट की, तो हम कैसे मान लें कि जो बैंक में इसका अकाउंट NPA था, कहीं लिखा हुआ है बैंक अकाउंट का NPA था? नहीं था बैंक अकाउंट NPA। तो जो 29 की कंडीशन है वो जहां जहां ये बार करती है सबके लिए चेक करना है। उन्हें सीधा ये नहीं बोल दिया कि भाई आप कंपनी का डायरेक्टर थे, आपको आप नहीं कर सकते। कहाँ लिखा हुआ? कहीं लिखा हुआ? हम चेक करेंगे उनकी एलिजिबिलिटी भी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, क्या वो एलिजिबल थे, एलिजिबल है। तो क्योंकि ये कंपनी जो ABC कंपनी है, इसका फाइनेंशियल क्रेडिटर, इसके ऑपरेशनल क्रेडिटर ने इसकी CIRP स्टार्ट करी, हम नहीं मान सकते कि इसका बंदा वो कहीं भी NPA रहे होंगे उनका अकाउंट। तो NPA नहीं है, कोई बंदा डायरेक्टर कन्विक्टेड नहीं है, अनट्रेचर्ड इंसॉल्वेंट नहीं है, बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है, कोई कनेक्टेड पर्सन के साथ में ऐसी कोई कहानी नहीं है कि जो बिल्कुल डिफॉल्टर हो, कोई गारंटी इन्वोक नहीं हुई, राइट? कहीं भी किसी भी वो सेबी ने उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है। तो जो डायरेक्टर को कहीं भी वो कंडीशन नहीं लगी हुई, तो दे आर एलिजिबल, अकॉर्डिंग टू मी दे आर एलिजिबल टू फाइल द प्लान। राइट सर? देखो क्या है विजेंद्र जी, मैं बताऊं आपको ना, सेक्शन KMP भी देखना पड़ेगा, बिकॉज मैनेजमेंट जो बात कर रहा है ना यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी, मैनेजमेंट तो कह रहा है ना, मैनेजमेंट का मतलब है KMP। यस सर। ठीक है, कौन से क्लॉज में बात कर रहे हैं? क्लॉज बताइए ना मेरे को आप। क्लॉज इसकी नहीं है ना, कंपनीज एक्ट की क्लॉज तो आएगी KMP। ठीक है जी। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में एक डायरेक्टर जो कि MD है हाँ और जी, जो कि WTD है वो KMP में आता है। ठीक तो है जी। वो लोग एलिजिबल होंगे। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो नहीं आएगा यहाँ पर, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ आएंगे, क्योंकि वो मैनेजमेंट में आ गए, वो KMP में आ गए। नहीं सर, वो तो मैं समझ गया कि हाँ। जो ABC कंपनी है उसके जो डायरेक्टर हैं वो मैनेजमेंट में है, मैंने बात आपकी मान ली। KMP है, मैंने बात हाँ। मान ली आपकी। लेकिन मैं ये मैनेजमेंट की पूछ रहा बात कर हूँ, रहे हैं ना, मैनेजमेंट का मतलब ही KMP है। सर मैं समझ गया, KMP मैं कह में रहा हूँ, मैं KMP के मैं लिए कह रहा हूँ आपको वो कंपनीज मैनेजमेंट। एक्ट में डेफिनेशन देख लो, कंपनीज एक्ट सर में मैं डायरेक्टर। हाँ, सर मैं मान रहा हूँ, मैं आपके मान हाँ, रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो KMP है, वो मैनेजमेंट हाँ। में है, मैं कब मना कर रहा हूँ? फिर दे आर द हाँ, तो KMP। बट मैं मतलब सारे डायरेक्टर्स एलिजिबल नहीं है। जो KMP में आते हैं वो एलिजिबल नहीं है, जो KMP में नहीं आते हैं वो एलिजिबल है। मेरा सर कहने का मतलब ये है। मेरा क्वेश्चन वही है कि जो KMP में आते हैं वो एलिजिबल नहीं है। ये कौन से क्लॉज के मैं बता रहे हो आप? किस क्लॉज में लिखा हुआ है 29A में? हम तो 29A देख रहे हैं ना सर, आप किस क्लॉज मैनेजमेंट में लिखा बात हुआ कर है? रहे हो ना, आपने हाँ जी, मैनेजमेंट बोल दिया ना, वर्ड आ गया ना मैनेजमेंट। कहाँ पे, मैनेजमेंट कौन से में तो आ क्लॉज में रहा है सर? ना 29A में। सर क्लॉज बोलो ना, क्लॉज बताइए ना, विच क्लॉज? हर क्लॉज में मैनेजमेंट वर्ड नहीं आ रहा क्या? तो सर वो डिफॉल्टर तो नहीं है ना किसी भी क्लॉज में, वही तो मैं बोल रहा हूँ। 29C में वो उसने बोला मैनेजमेंट अगर NPA हो गया उनका अकाउंट, तो NPA नहीं हुआ। उसने हाँ, बोला है कि मैनेजमेंट गारंटी रिवोक हो गई है, कोई गारंटी रिवोक नहीं हुई उनके अगेंस्ट में। तो अगर ये मैनेजमेंट के बंदे अगर किसी क्लॉज में डिफॉल्ट किया है ना, तभी तो आएंगे ना। उन्होंने डिफॉल्ट तो किसी क्लॉज में किया ही नहीं ना इस पूरी केस स्टडी के अंदर। भाई पहला क्लॉज देखते हैं अनडिसाइड इंसॉल्वेंट है, नहीं है। दूसरा हम देखते हैं कि बिल्कुल डिफॉल्टर है, नहीं है। तीसरा हम देखते हैं C के अंदर कि क्या उनकी कंपनी जिसमें वो मतलब डायरेक्टर थे, कंट्रोल में थे, ये थे, क्या उसका अकाउंट NPA है, नहीं है। चौथा हम देखते हैं, सारे क्लॉज अगर वन देखते जाए तो किसी भी क्लॉज में फॉलो नहीं करते, वो कोई डिफॉल्ट नहीं किया इन्होंने। उन्होंने तो खाली डिफॉल्ट इतना किया है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर के पैसे नहीं दिए, उसने CIRP स्टार्ट। तो ऐसे कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है कि अगर आप ऑपरेशनल क्रेडिटर के पैसे नहीं दोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो? ABC के डायरेक्टर्स। राइट सर, राइट, वेरी राइट, इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है। विजेंद्र जी जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि आपको क्लॉज वाइज देखना पड़ेगा, क्लॉज तो बतानी पड़ेगी ना, कौन से क्लॉज में A to J में बताओ कौन सी क्लॉज में आएंगे।
तो सर वो हमारा ABC हमारा तो खुद काफी डिफॉल्ट कंफ्यूजन के है अंदर है ना, खुद डिफॉल्ट जी? में है वो, तो खुद उसका एनपीए हो गया ना केस। तो सर एनपीए नहीं हुआ ना, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने शेयर भी ऑपरेशनल क्रेडिटर लगाई ना ये अपनी। एनपीए कहाँ हो गया अकाउंट? एबीसी तो खुद डिफॉल्ट। सर डिफॉल्टर है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर का, बैंक ने थोड़ी शेयर भी स्टार्ट किया उसकी। इसीलिए हमारे माइंड में एक माइंडसेट बना हुआ है, हम सबसे पहले सोच लेते हैं कि अनस्पेल्ड डायरेक्टर तो एलिजिबल होंगे ही नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट, जिस कंपनी की शेयर भी चल रही है उसके मैनेजमेंट एलिजिबल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। वो एलिजिबल हैं, उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे औरों का देख रहे हैं ऐसे उनका भी देखेंगे कि वो किसी भी क्लॉज के अंदर वो आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर नहीं आते तो देर एलिजिबल, आते हैं तो वो भी एलिजिबल, मतलब वो भी और लोगों की तरह ही हैं यहाँ पर। प्रमोटर्स कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो एलिजिबल हैं। सर अगर कोई डिफॉल्ट नहीं है तो बिल्कुल एलिजिबल है, प्रमोटर्स बिल्कुल एलिजिबल है। अगर कोई डिफॉल्ट नहीं है ए टू आई के अंदर, ए टू जे के अंदर कोई डिफॉल्ट नहीं है, एबीसी के प्रमोटर्स भी एलिजिबल है ना, इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी खाली इस बात से नहीं देखी जा रही थी कि प्रमोटर है कि डायरेक्टर है कि कौन है कि क्या है। पहले तो हम देखते हैं कि वो डिफॉल्टर हैं, डिफॉल्टर है तब देखते हैं कौन बंदा डिफॉल्टर है। वो इस सेक्शन के अंदर उसने अलग अलग बताया कि ये डिफॉल्टर है तब आएंगे। कोई डिफॉल्टर ही नहीं है किसी का तो फिर तो आएंगे ही नहीं, फिर तो आ ही जाएंगे सारे सारे। सर और यदि ये एफसी का केस होता है, एफसी ने इनिशिएट किया होता और एनपीए भी नहीं हुआ होता तब भी तो क्या वो एलिजिबल तब भी थे? एलिजिबल है, तब भी एलिजिबल है। एबीसी का क्रेडिटर की जगह एफसी ने इनिशिएट किया होता। मान लो आपने लोन दिया हुआ है एबीसी को 50 लाख रुपए का, आपने सीआईपी स्टार्ट कर दी, आप बैंक नहीं है, राइट सर, आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, आप बैंक नहीं है, आपने सीआईपी स्टार्ट कर दी, तब भी वो लोग एलिजिबल है। कोई कंडीशन एनपीए की देखनी है ना, एनपीए तो बैंक के केस में होगा, किसी आम आदमी को तो एनपीए होता नहीं है, बैंक फाइनेंशियल कंपनी का एनपीए, इनका एनपीए होता है अकाउंट। तो ऑपरेशनल फाइनेंशियल से मतलब नहीं है, मतलब खाली ये है कि ये देखना है ना कि जो जिसकी सीआईपी चल रही है क्या उनके अकाउंट एनपीए थे, अगर उनके अकाउंट एनपीए नहीं थे तो वो एलिजिबल है। एबीसी यदि एनपीए है तो ये कहाँ पर लिखा है कि एबीसी एनपीए है तो ये लोग एलिजिबल नहीं है? सर फिर तो वो लिखा हुआ है ना कि जो अगर किसी ऐसी कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर जिस कंपनी का अकाउंट एनपीए हो गया है, 1 साल हो गया है, डायरेक्टर प्रमोटर तो ठीक है, डायरेक्टर तो नहीं हो गया। मैनेजमेंट भी लिखा हुआ है, इन मैनेजमेंट में तो फिर मेरा वाला पॉइंट आ गया ना, केएमपी वाले में आते हैं तो ठीक है, केएमपी में नहीं है फिर तो वो एलिजिबल है। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये कि वो तो हम बाद में देख रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अभी तो हम कह रहे हैं कि कोई भी बंदा है, वो उसका एम्प्लॉई है, डायरेक्टर है, पार्टनर है, तो वही कह रहे हैं कि एनपीए भी है और केएनपी में भी नहीं है बंदा, डायरेक्टर है लेकिन केएमपी में नहीं है, फिर तो वो भी एलिजिबल है। अगर वो कंडीशन सारी तब देखेंगे हम लोग कि मैनेजमेंट में है, कंट्रोल में है, प्रमोटर है, खुद है, कंडीशन एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि बंदा एनपीए है, एबीसी एनपीए है। आशीष जी अब मुझे पूछना दो, 1 मिनट जरा, बहुत पूछ लिया आपने। आशीष जी 1 मिनट। अब विजेंद्र जी यस सर, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं ये पढ़ रहा हूँ सी का प्रोवाइजो, मैं आशीष जी से एग्री करता हूँ। यस सर, सी का प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस क्लॉज shall apply to a resolution applicant where such applicant is a financial entity and is not related party to the corporate debtor। अब बात ये है कि ये रिलेटेड पार्टी है। अब वो कहता है कि फाइनेंशियल एंटिटी में तो रिलेटेड पार्टी नहीं देखनी, लेकिन अगर फाइनेंशियल एंटिटी नहीं है तो रिलेटेड पार्टी देखोगी, और ये रिलेटेड पार्टी आएगा डायरेक्टर का। डायरेक्टर जो है वो कंपनी की रिलेटेड पार्टी आएगी। सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, आप कौन से फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना, कौन से प्रोजेक्ट बात कर रहे हैं? सी का, मैं सी का सेकंड प्रोवाइजो। हाँ जी सेकंड। सर आप जो सेकंड प्रोविजन पढ़ रहे हैं, प्रोवाइडेड फर्दर है नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू रिजोल्यूशन एप्लीकेंट वेयर सच एप्लीकेंट इज अ फाइनेंशियल एंटिटी एंड इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एंटिटी, और वो हम फाइनेंशियल एंटिटी की बात कर रहे हैं। हाँ तो हम रिलेटेड पार्टी नहीं है, हम उल्टा पढ़ रहे हैं ना, हम उल्टा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल एंटिटी नहीं है उस केस में रिलेटेड पार्टी भी देखी जाएगी। सर देखी जाएगी तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो आप स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? प्रोवाइडेड नथिंग दिस क्लॉज शैल अप्लाई, अगर रिलेटेड पार्टी की बात कर रहे हैं तो उस पर दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई की बात कर रहा है। नथिंग दिस इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू किस पे नहीं है? फाइनेंशियल एंटिटी पे। हाँ फाइनेंशियल एंटिटी पे अप्लाई नहीं होगी। जो फाइनेंशियल एंटिटी पे अगर वो रिलेटेड पार्टी नहीं है तो हाँ जी, हाँ जी। कॉर्पोरेट डेटर की अगर तो इसमें इसका मतलब सर
है? सर क्या नाम गुप्ता जी, आरके जी, हाँ जी। रिलेटेड पार्टी, चलो यहाँ तो फाइनेंशियल एंटिटी के रेफरेंस में बात कर रहा है, बट नीचे कनेक्टेड पार्टी में तो रिलेटेड पार्टी की बात ही कर रहे हैं ना, वहीं पे क्लियर हो गया कि कनेक्टेड पार्टी है, और जो कि कनेक्टेड पार्टी में तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन आई है, इंक्लूडेड है वो। सर वो तो ठीक है गुप्ता जी, मैं भी तो ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे तो कनेक्टेड पर्सन किसी भी बंदे के लिए हम देख तो ये रहे ना जो एलिजिबल है कि नहीं इस क्लॉज के अंदर। लेकिन मैं थोड़ा सा ये इनकी बात से विजेंद्र जी से ये एग्री कर रहा हूँ कि ये सच पर्सन के लिए सब कुछ देखना है, एबीसी के लिए नहीं देखना, सच पर्सन के लिए देखना है। ये सारी जितनी क्लॉजेज है सच पर्सन के लिए, एबीसी के लिए कुछ नहीं लिखा इसके अंदर। बिल्कुल, तो जो डायरेक्टर हैं उनके लिए देखेंगे हम लोग। इस सेक्शन के अंदर एबीसी के लिए कुछ नहीं लिखा, सच पर्सन के लिए लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, जो एप्लीकेशन लगा जो रहे आरए बनना चाहता है उसके लिए लिखा है। नहीं तो आरए जो लिखा, आरए तो अगर मैं इसका मतलब तो वो कंपनी लेस ले भी सकता है ना अगर वो आरए बन गया तो। बट ये तो 29 के बेसिक्स के अगेंस्ट है। 29 ने लाया क्यों गया था कि भैया जो प्रमोटर जिन्होंने गड़बड़ की वो ना आ सके इसमें। सर लेकिन इस केस में क्या है कि बेसिकली क्या गड़बड़ से मतलब ये है कि जैसे अगर गड़बड़ का मतलब क्या है, मतलब मैं इसको अपने इसमें हिसाब से देख रहा हूँ कि अगर उन्होंने बैंक का डिफॉल्ट किया, पैसा नहीं दिया, अकाउंट एनपीए हो गया, गारंटी इन्वोक होगी के खिलाफ, वो ऐसे उन्होंने कुछ काम कर दिया कि डायरेक्टर नहीं बन सकते, कन्विक्टेड हो गए, तो उनको मना ही कर दिया ना। लेकिन यहाँ तो बेचारा छोटा सा गुनाह है ना, उसने ऑपरेशनल क्रेडिटर के पैसे नहीं दिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर के पैसे नहीं दिए, तो उस गुनाह के लिए उसकी कंपनी छीन लेंगे क्या उससे हम? हाँ बाकी सारी। विजेंद्र जी, हम सिर्फ ये वाले एग्जांपल से आगे बढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और कोई इसकी बात नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि पहला पॉइंट तो कि इसके अंदर सब कुछ जो है ना 29A में सच पर्सन के लिए लिखा हुआ है, एबीसी के लिए कुछ नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन मैं इनकी बात से भी एग्री कर रहा हूँ, आरके जी की, वो कहता है, आरके जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो सेक्शन था, ये जो क्लॉज थी, ये एप्लीकेबल थी कि भाई कोई प्रमोटर भी ना आए फालतू का, जो प्रमोटर जिसने डिफॉल्ट किए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने बाद में कहा कि जी हमसे पैसे ले लो, और उन्होंने मना कर दिया। तो किस बेस पे कहा, वो वहाँ कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल? सर मैं आपकी बात को समझ गया बिल्कुल। स्पीच जब दी थी फाइनेंस मिनिस्टर ने, अरुण जेटली साहब ने, तब उन्होंने यही कहा था। उसके अंदर उनसे पूछा गया था कि आप ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको क्यों लेके आए हो, उन्होंने अपना क्लियर बताया था इसलिए लेके आए हैं ताकि ये जो लोग जिम्मेवार थे इस कंपनी को डिफॉल्ट में लाने के लिए, वो लोग दोबारा से कंपनी को कैप्चर ना कर पाए विद द हेयर कट। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने ये बोला था। इसके अलावा ऐसा भी है विजेंद्र जी, हम सेक्शन 240A भी पढ़ते हैं इसके साथ में, तो 248 में भी ये कहता है कि सिर्फ एमएसएमई में सी और एच एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका वो इनडायरेक्टली मतलब ये कहना चाह रहा था कि एमएसएमई में अगर डिफॉल्ट भी है तो भी वो टेकअप कर सकता है। हाँ जी। तो मतलब सर हम अपना हम बजाय हम अपना वो लगाने के लिए अपना वो लगाएं कि क्या है क्या नहीं है, हम लोग तो एक्ट की बात करते हैं सर। एक्ट के अंदर मुझे 29A के अंदर किसी भी क्लॉज के अंदर ऐसा नहीं मतलब मिला जिसमें कि उसने उस कंपनी की मैनेजमेंट को ये बोल दिया भाई आप तो बिल्कुल साफ सुथरे आदमी भले ही क्यों ना हो, आप नहीं आ सकते, ऐसा उसने कहीं नहीं मना किया। उसने कहा भाई हर बंदे के लिए एलिजिबिलिटी चेक करो, कंपनी का मैनेजमेंट है जो बंदा है उसके लिए ये A to I सारे देखो, तुम उसमें फॉलो करते हो तो ठीक है, नहीं करते तुम भी आ जाओ भैया। कोई नहीं, आर्यन एक मिनट आर्यन जी का सवाल ले लेते हैं। आर्यन जी क्या बोल रहे हैं, बोलिए आप। आर्यन जी आप अपने को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। आप हैं यहाँ पर या नहीं है? I cannot. यस पूछिए, यू कैन अनम्यूट, यस यू कैन आस्क नाउ। सर मैंने तो ये सेक्शन अभी पढ़ा है, मुझे तो इस सेक्शन एक्ट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन एज अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि ऐसे करके तो डायरेक्टर डिफॉल्ट कर देंगे ऑपरेशन या किसी की ऑपरेशनल क्रेडिट या किसी के लिए भी, और फिर वो खुद ही रेजोल्यूशन प्लान लेकर आ जाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं एज अ डायरेक्टर में पेमेंट नहीं कर रही हूँ किसी का भी, एक लॉजिकल वे में देख रहे हैं। और कोई बात नहीं, पर ऐसा ना मैडम, इसमें ये है कि विजेंद्र जी का कहना है कि हम एक्ट को पढ़े, कोई बात नहीं। वी हैव गॉट अनदर सेशन ऑन 29A ऑन संडे, तो संडे को ये दोबारा डिस्कस होगा, तब तक सब लोग दोबारा पढ़ के आएंगे। विजेंद्र जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी ज्वाइन करें संडे को, और संडे को वी विल हैव मोर डिस्कशन ऑन दिस। तो इसके अंदर एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि 29A में तो एबीसी को कंपनी को नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं, कल का दिन और कल देखना पड़ेगा। हाँ कल का दिन है हमारे पास, कल इसको और स्टडी करें। संडे की शाम को दोबारा 29A पर सेशन है और केस स्टडी भी डिस्कस की जाएगी। कमल गर्ग जी आएंगे, उसमें करते हैं।
तो अभी किसी और का क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो कल योगेश चटवानी जी पार्टनरशिप फॉर्म पर केस स्टडी डिस्कस करेंगे, तो आप सब लोग ज्वाइन करिएगा। ही हैज प्रिपेयर्ड ए ब्यूटीफुल केस स्टडी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू विजेंद्र गोयल जी, इट वाज रियली वंडरफुल सेशन, we really enjoyed a lot, and we would request Vijender ji, I would like to tell, I forgot to tell you that he has recently qualified the limited insolvency examination, और हाँ बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया है, तो थैंक यू अगेन। विजेंद्र जी ये तो बताओ वहाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या वो ज्यादा सेक्शन वगैरह तो पूछते नहीं होंगे, लेकिन फॉर्म वगैरह पूछते हैं क्या ज्यादा? सर मेरे